स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। मैम तो मैंने कल आपको फॉर्मूला, सॉरी स्लाइड्स में लिखी हूँ, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था डॉट प्रोडक्ट का ए बी कॉस थीटा। आज हम उसी को यूज करेंगे और समझेंगे अलग अलग चीजें। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हमारे पास आता है फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी है बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। इतना क्लियर है इसमें सबको? यस मैम। मैम ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को किसी क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट मैं भी आपको निकालना सिखाऊंगी, और हमें निकालना है कॉस थीटा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले डॉट प्रोडक्ट निकाला और फिर बस उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में आपका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके आया 2, और वो बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है 4 और बी का मैग्नीट्यूड है 1, तो आप क्या करोगी? 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1/2। हाँ, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा बताओ? अगर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि अगर आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है और डॉट प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करा, तो आप एंगल भी निकाल सकते हो उनके बीच में। अब एक चीज आती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर क्या होता है, किसी को पता है? थिएटर में जाते हो मूवी देखने, तो आपको क्या होता है, एक स्क्रीन पे वो पूरी की पूरी मूवी प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली एक स्क्रीन पे आपको पूरी मूवी दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, तो मैं देखना चाहती हूँ ए की कितनी शैडो बनेगी बी पर, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। इतना समझ आया सबको? यस मैम। जैसे हम रेजोल्यूशन वेक्टर में आर वेक्टर को देखते थे कि आर का एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, वो बेसिकली हम उसका प्रोजेक्शन ही निकाल रहे थे। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला की बात करूं, ए बी कॉस थीटा, सुरेंद्र आपको डाउट है? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूले की बात करूं तो उसमें दोनों का प्रोजेक्शन होता है, ए का बी पर और बी का ए पर। अब जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना है बस उसके साथ कॉस थीटा लगा दो। मतलब अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है तो हमने क्या किया, बी वाले के साथ कॉस थीटा लगा दी, और अगर आपको ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो आपने ए के साथ कॉस थीटा लगा दिया। और आपको प्रोजेक्शन पता है तो आप जो दूसरे वाले वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। बोलो ललित। मैम प्रोजेक्शन बता देते एक बार। हाँ, मैं प्रोजेक्शन ही बता रही हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से शैडो, कि ए की बी पे कितनी शैडो बनेगी और बी की ए पे कितनी शैडो बनेगी, या फिर ए का बी की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा और बी का ए की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा। मतलब समझ आया प्रोजेक्शन का? यस मैम। तो मान लेते हैं मेरे को निकालना है बी का प्रोजेक्शन, तो मैं बस बी कॉस थीटा यूज करूंगी। और अगर अब मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी का, तो किसी क्वेश्चन में वो ऐसा हो सकता है आपको दे कि आपको बी का प्रोजेक्शन पता है और ए का मैग्नीट्यूड, आप बस बी के प्रोजेक्शन को ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे, जिसमें हमने बोला है कि ए का मैग्नीट्यूड है 2 और बी का मैग्नीट्यूड है 3, और मान लेते हैं ए और बीच में बी के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आप सोच के बताओ ए डॉट बी क्या बनेगा?
सोचो, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, फॉर्मूला भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 3 मैम। 3. 3। हाँ 3, आप लोगों ने फाइनल आंसर बोला, करेक्ट 3। कैसे निकाला इन लोगों ने? हमें यूज करना है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos 60 डिग्री यहाँ पे। तो यही हमें डॉट प्रोडक्ट में निकालना है। क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है। ए का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2 पुट कर दिया, बी का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 पुट कर दिया, cos 60 की वैल्यू पुट कर दी 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 3। क्लियर है सबको कैसे निकाला है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की, तो इतना याद रखना, डॉट प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन के जैसा होता है। तो जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, वो सारी प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 और 3 को, और 3 और 2, आंसर क्या अलग अलग आएगा? Ma'am, No, ma'am. सेम, चाहे मैं इधर से मल्टीप्लाई कर रहा या उधर से, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव। यही अगर सेम प्रॉपर्टी मैं वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में लगाऊं, तो वो भी ये फॉलो करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आंसर में स्केलर चीज मिलती है, मतलब सिर्फ एक नंबर मिलेगा, आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो चाहे नंबर इधर से देखो या उधर से देखो, नंबर सेम ही रहेगा। बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. अब यस मैम। सेकंड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम डिवाइड करेंगे कि मैं 2 इंटू 3 प्लस 2 करूं, या 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 करूं। इस केस में मैंने मल्टीप्लिकेशन जो हो रही थी उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है, और इस केस में मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आंसर अलग आ रहा है दोनों केसेस में? No, ma'am. नो मैम। केस में अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर 10 आ रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी भी डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है। फिर आप लोगों ने ही बताया था थीटा जब 0 होगा तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब अगर मेरे पास वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ए बी कॉस थीटा आएगा। मान लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 5 है और बी का मैग्नीट्यूड 7, तो मेरे पास आ जाएगा 35 कॉस थीटा, यही आएगा। अब 35 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती, पर कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब अगर मेरे को मैक्सिमम आंसर चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि इस कॉस थीटा को कुछ भी करके मैं मैक्सिमम करूं, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कितनी होती है? जी। कॉस 1 होती है, और वो होती है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मतलब वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? Parallel. पैरेलल है। 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन। तो ऐसे केस में वेक्टर्स पैरेलल हो गए। तो जैसे ही दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट से मेरे को मैक्सिमम आंसर मिलता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. मैम। अब वही अगर मैं ए और बी का मैग्नीट्यूड कर देती हूँ 1000, कि ए बी की वैल्यू आ रही है 1000, पर मैंने cos थीटा में cos 90 डिग्री कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? Minimum. आंसर आएगा क्या? 0. Zero. जीरो। आएगा। मैं करूंगी 1000 इंटू 0, 0, cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो चाहे कितना भी बड़ा मैग्नीट्यूड हो या छोटा मैग्नीट्यूड, अगर वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट से आंसर 0 आता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट Yes, ma'am. हमारी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब खुद से, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं किसी वेक्टर का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, जैसे ए डॉट ए, तो ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब जब दोनों वेक्टर सेम है, तो क्या उनकी डायरेक्शन में फर्क आएगा? नो मैम। तो No, ma'am. थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर दो वेक्टर सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? Zero. Zero. 0 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन है तो हमेशा याद रखो वो 0 डिग्री हो गई। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ 1 बचा,
और a इंटू ए आ जाएगा a स्क्वायर। Yeah. क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a डॉट ए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, उससे पहले यहाँ देख लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए अब एक नई टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है ऑर्थोगोनल। तो अगर कहीं ऑर्थोगोनल हो इसका मतलब बस ये है 90 डिग्री पर है। अब इसने यही बोला है कि अगर बोलो, अब इसने यही बोला है कि अगर दो हमारे पास वेक्टर्स ऐसे हैं जो 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लो मैंने दो यूनिट वेक्टर लिए हैं, दोनों की दोनों एक्स डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप और आई कैप, और अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर आई डॉट आई। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले ये बताओ? 1. 1 होता है, करेक्ट। तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। अब जो जब दोनों की दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा? Ma'am, और क्या हो जाएगा वंश? 180. दोनों की दोनों एक्स डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन है, 0 degree. मैम 0 डिग्री। 0 डिग्री। जब वंश मैं कह रही हूँ एक पॉजिटिव एक्स में है और एक नेगेटिव ऐसे, तो एंगल होगा 180 डिग्री। अभी मैं कह रही हूँ दोनों की दोनों सेम एक्स की तरफ है, तो cos 0 आ गया और आंसर क्या है मेरे पास? 1। ऐसे ही अगर मैं j डॉट जे निकालूं या k डॉट के निकालूं, उस केस में भी आंसर 1 आता है। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर मैं सेम यूनिट वेक्टर दे रही हूँ तो मेरे को आंसर 1 देता है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस में लेते हैं और एक वाई। मेरे को निकालना है आई डॉट जे। मैं करूंगी आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आई और जे का? 1. 1. और यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है? 180. 90. 90। एक्स वाई एक्सिस में थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस एंड ये 90 डिग्री। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. आंसर क्या आएगा? 0। 0. cos 90 0 हो गया, आंसर 0 आ गया। ऐसे ही अगर मैं j डॉट के लू या k डॉट आई लू, इन दोनों केसेस में भी आंसर 0 आएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट का आंसर 1 तभी आता है जब सेम यूनिट वेक्टर आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। अगर एक भी अलग हो गया तो मेरे को आंसर 0 मिलता है। क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रही हूँ, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर है, ये मैंने दो वेक्टर लिए, तो ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ए का एक्स कंपोनेंट विद आई एक्सिस। सुरेंद्र आपको डाउट है कोई? ए का वाई कंपोनेंट विद जे एक्सिस, सॉरी जे कैप वेक्टर, ए का जेड कंपोनेंट विद के कैप वेक्टर। इसमें किसी को डाउट मैंने कैसे लिखा? नो मैम। No, ma'am. अगर किसी को डाउट नहीं है तो बताओ ए का वाई कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? +4. 4, करेक्ट। ऐसे ही बी के लिए भी लिख सकती हूँ, बी का एक्स कंपोनेंट विद आई कैप, बी का वाई कंपोनेंट विद जे कैप प्लस बी का जेड कंपोनेंट विद के कैप। अब जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे कि अगर x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 2 है, आप इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। यस मैम। अब वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, पर अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो तो मैंने बीच में डॉट लगा दी। अब पूरी टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले सिर्फ 2i को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कितनी फालतू की कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2i कैप डॉट
5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। वैसे एक पार्ट ले, अब ये वाली टर्म भी एक एक करके इन सबसे होगी, जैसे फर्स्ट टर्म में हो रही है तो आप हमेशा याद रखना, आप नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो हमेशा। तो 2 इंटू 5 यहाँ पे आ गया 10 और साथ में रह गया i डॉट, ये मत हटाना भी, i डॉट i। ऐसी सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 6 6 I dot J 6 i डॉट j। थर्ड टर्म मैम 8 मैम 8 और साथ में I dot K I I dot dot K k। I dot अब इसकी वैल्यू क्या होती है? i डॉट i की 1 1 1 वैल्यू क्या होती है? मैम 0 0 इसकी वैल्यू क्या होती है? मैम 0 0 तो हम टाइम वेस्ट कर रहे थे, इनसे तो आंसर 0 आ गया। मेन आंसर तो इसी चीज से आया जिसमें सेम सेम कंपोनेंट था। और इससे अगर मैं आंसर निकालूं तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। क्लियर है यहाँ तक सबको? yes ma'am यस मैम यस मैम जब भी मेरे को आंसर निकालना है डॉट प्रोडक्ट में, बस सेम वाली चीजों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे जे वाली को जे के साथ करेंगे, ऐसे ही के वाली को के वाले के साथ करेंगे, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो यहाँ करके देखते हैं। जब हमने आई के साथ किया तो हमारे पास आया 10 आई डॉट आई। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 12 J dot J 12 जे। 12 J dot J हाँ, नेक्स्ट टर्म 12 K dot K okay के डॉट के। अब देखो, आपको ये पता है कि सेम वाली वैल्यू 1 होती है, तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। आप सीधा इसे 1 लिख सकते हो कि 10 प्लस 12 प्लस 12। आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको ये कैसे निकाला है? yes यस ma'am मैम तो ये पीछे देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में कि हमने लिखा क्या है इसे। हम अगर बात कर रहे हैं कभी भी डॉट प्रोडक्ट की, तो हमें, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, हमने सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। मैं इनको नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें को बताओ इनमें से कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएगी? मैम जो डिफरेंट हाँ बताओ कौन कौन सी है वो? मैम 2 3 मैम 2 4 3 4 मैम 6 6 मैम 7 7 8 7 और 8 8 हाँ, ये टर्म क्या हो जाएंगी? सारी 0। बचेगा क्या? ए का x वाला कंपोनेंट इंटू बी का x वाला कंपोनेंट, ए का y वाला कंपोनेंट इंटू बी का y, ए का z इंटू बी का z। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? x वाले को x के साथ कर दो, सेम डायरेक्ट y वाले को y वाले के साथ और z वाले को z वाले के साथ। फिर जो आंसर आएगा वही आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ a है मेरे पास -3 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 6 k कैप, और b वेक्टर है मेरे पास 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 0 k कैप। तो आंसर क्या आएगा? -6 मैम माइनस I माइनस, आई कैप क्योंकि आई कैप नहीं आएगा। जिसने भी बोला आई कैप हट जाएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। 6 और 0 को बचेगा क्या हमारे पास? बस -3 इंटू 2। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट वाले में बोला है इफ a वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस j, b वेक्टर इक्वल्स टू -j प्लस 2k, तो उसके बाद हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। पर डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं फाइंड करना, पहले a माइनस 2b की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम तो अब पहले मेरे को ये बताओ 2b की क्या वैल्यू होगी? मैम -2j कैप प्लस 4k कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। हमने क्या किया? जो बी वेक्टर था उसकी सारी टर्म को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं।
फिर मेरे को बस इतना बताओ, चलो a माइनस 2b कितना आएगा? a माइनस 2b क्या आएगा? देखो मैं आपके लिए इजी वे में लिख देती हूँ यहाँ पे। A is equal to 2AB. और क्या बोल रहे हो? A is equal to 2B. a इक्वल्स टू 2b कैसे आ सकता है? I cap plus J cap plus 4K cap. i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4 नहीं आएगा, माइनस। 0. देखो सब लोग अलग अलग आंसर बोल रहे हो, मैं बता रही हूँ। देखो a वेक्टर है i माइनस j, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से माइनस करना है 2b वाला, तो मैं उसको लिखती हूँ माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इसे ओपन करते हैं, यहाँ से i माइनस j आ गया और इस टर्म से आएगा प्लस 2j माइनस 4k। अब क्या कर सकती हूँ मैं? J से J वाला टर्म माइनस कर। j से j वाली टर्म ही माइनस हो सकती है, तो यहाँ से आ जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। समझ आ गया सबको कैसे किया है? Yes ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब ऐसे ही a प्लस b की वैल्यू बताओ। सिर्फ a प्लस b की, a प्लस 2b नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ a प्लस b की वैल्यू। Ma'am I cap minus 2J cap plus 2K cap. करेक्ट, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो i वाली टर्म तो सिर्फ a में ही है तो वही रहेगी, j वाली टर्म में माइनस j माइनस 2j हो जाएगा और k वाली a हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों टर्म आ गई हैं, तो आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो इजीली। Yes ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन है पहला पार्ट, तो कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करो, वो आप लोग कर लो प्लीज। अब सेकंड वाले पार्ट में हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला ए डॉट बी और डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी तो आपका फर्स्ट पार्ट से आ जाएगा। अब कौन मेरे को ए का मैग्नीट्यूड बताएगा कि ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 29। अंडर रूट 29, बिल्कुल सही ललित। हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अगर ऐड करोगे तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। ऐसे ही हम बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके बस डिवाइड करना है तो हमें cos थीटा मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए का बी पर, मतलब फाइंड करना है हमें ए cos थीटा, पर हमें थीटा नहीं पता इस क्वेश्चन में, पर मेरे पास ए है और बी वेक्टर है, मैं ए डॉट बी फाइंड कर सकती हूँ। Yes ma'am. और ए डॉट बी जैसे मान लेते हैं इस केस में आएगा 2 प्लस 6 प्लस 2 Ma'am 9. 10 आएगा, करेक्ट 10 आएगा। तो ये किसके इक्वल है? ए इंटू बी कॉस थीटा, इसके इक्वल है। अब मेरे को क्वेश्चन में प्रोजेक्शन फाइंड करना था ए कॉस थीटा, मैं क्या करूंगी उस टर्म को राइट साइड रखती हूँ और जो चीज है बाकी उसको लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, जो है 10 अपॉन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये बी कैसे पता चलेगा? बी है क्या यहाँ पे? कौन बताएगा बी क्या है? Ma'am I cap plus 2J cap plus K cap. वो बी वेक्टर है, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगी ना तो भी बनेगा। क्लियर है जेसिका? Yes ma'am. उस पे सिर्फ बी लगाते हैं जब तक उसके ऊपर वेक्टर नहीं है, मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो आप 10 को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, आपको ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको ये? Yes ma'am. यस मैम। ओके। Yes, अब ma'am. ललित आपको डाउट है? मैम 3 क्वेश्चन दोबारा से समझा दो, समझ नहीं आया।
देखो हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन का मतलब है ए कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है। अब थीटा नहीं पता है, पर मेरे पास ए और बी वेक्टर है, तो अगर ए और बी वेक्टर है तो मैं ए डॉट बी तो फाइंड कर सकती हूँ, जैसे इस केस में आ रहा है वो 10। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इतना क्लियर है ललित? यस मैम। अब मेरे को जैसे ए कॉस थीटा फाइंड करना है, मैंने उस टर्म को वहीं पे अलग रख दिया, और बाकी जो बचा बी उसको मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले गई। अब इस बी को कैसे निकालेंगे? बी है क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सारी टर्म को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और फिर उससे से हमारे पास प्रोजेक्शन आ गया। क्लियर है ललित? यस मैम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें भी प्रोजेक्शन फाइंड करना है, पर बी प्लस सी का करना है। तो अगर हम बी प्लस सी करेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास फिर से कोई एक्स वेक्टर बन जाएगा टोटल। तो हमें फाइंड करना है एक्स इंटू कॉस थीटा। अब फिर से हमें थीटा नहीं पता है, पर हमें ए पता है और एक्स वेक्टर पता है, तो मैं फिर से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगी। ए एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि 20 आ रहा है, और फिर उसको ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी, तो एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया सबको? मैं सर के ऊपर से गया सबके? मैम एक बार रिपीट कर दो। चलो ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, ताकि क्लियर हो जाए। बी प्लस सी की वैल्यू बताओ फटाफट, क्या आएगी? बी प्लस सी की वैल्यू +3i कैप प्लस जे कैप प्लस जे 2 की कैप। प्लस करेक्ट। 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप। अब मेरे को बी प्लस सी का प्रोजेक्शन, अब मैंने ना इसको एक्स वेक्टर के नाम से लिख रही हूँ ताकि बार बार बी प्लस सी ना लिखना पड़े। अब मैं क्या करती हूँ, ए डॉट एक्स फाइंड करती हूँ, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब उसका बताओ आंसर क्या आएगा? ए वेक्टर जो नीचे लिखा हुआ है और एक्स वेक्टर जो ऊपर लिखा हुआ है। एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करो, वाई वाले को वाई वाले से, जेड वाले को जेड वाले से। कितना आया प्रोजेक्शन, सॉरी डॉट प्रोडक्ट? थ्री करेक्ट। 3 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, 6 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 आ गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया, तो आंसर बचा मेरे पास 6। ये क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया 6। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? a इंटू एक्स कॉस थीटा। अब एक्स कॉस थीटा तो मेरे को निकालना है, क्योंकि मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी, और बी प्लस सी मैंने एक्स लिखा है यहाँ पे। और ए कैसे निकालेंगे? ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड। ए की फर्स्ट टर्म 2, उसका स्क्वायर कर देते हैं। सेकेंड टर्म -2, उसका स्क्वायर कर देते हैं। और थर्ड टर्म 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। कितना आएगा मैग्नीट्यूड? √9। मैम √9 जो होता है 3। करेक्ट। 3 तो अब मेरे पास, मैं इस इक्वेशन में जो सबसे ऊपर लिखे मैं लिख सकती हूँ 6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स कॉस थीटा। तो एक्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 हाँ, तो इससे मेरा प्रोजेक्शन आ गया 2। क्लियर है सबको? यस मैम। ललित अब आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में बाकी चीजें सेम है, पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पर साइन थीटा। दूसरी चीज मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो मैग्नीट्यूड तो ये भी नंबर है, बी का मैग्नीट्यूड ये भी नंबर है,
और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ये भी एक नंबर ही देती है। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक साथ में चीज लगाते हैं एन कैप, जो यूनिट वेक्टर है। अब ये यूनिट वेक्टर कौन सा है? मान लो कि आपके पास एक पेपर है, जैसे यहाँ पे हमने ग्रे वाली शीट ली है, इस पे आपने दो रैंडमली वेक्टर बनाए ए और बी। अब अगर आप शीट से ऐसे परपेंडिकुलर करो, ऐसे खड़ा कर दो यहाँ पे पेन, तो ये पेन इस शीट के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पे अगर आप ध्यान दो, कोई भी लाइन कहीं भी बनाओ, उस हर लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने दो वेक्टर बनाए हैं ए और बी, और ये एन कैप इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आ रहा है वो ऐसा होता है कि जो दो वेक्टर मैंने लिए हैं स्टार्टिंग में, वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। n इज परपेंडिकुलर टू a एंड n इज परपेंडिकुलर टू b, दोनों की। चाहे a और b में कुछ भी एंगल हो, जरूरी नहीं है a और b परपेंडिकुलर हो, a और b के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है थीटा, पर फाइनल जो आंसर आ रहा है n कैप, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इतनी बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी लोगों को समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हम निकालते कैसे? हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन। मान लो कि आपके पास ए वेक्टर है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मेरा हाथ है, और आपने इसे 45 डिग्री घुमाया ऐसे, तो आपको बी वेक्टर मिल गया। तो जब आपका हाथ इस पोजीशन में है, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जैसे यहाँ ऊपर की तरफ कर रहा है, तो एन कैप उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ऊपर की तरफ। पर ध्यान रखना है, थंब को सीधा रखना है, नीचे ऐसे नहीं करना है, आंसर गलत आएगा। तो अगर मेरे पास जैसे मान लो कि वेक्टर इस साइड है, मैंने ऐसे घुमाया, तो उसमें थंब नीचे की तरफ हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल से हम जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट हैंड थंब रूल यस मैम। ये फिजिक्स में यूज होगा 12th क्लास में। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की, उसको पहले समझते हैं। मान लेते हैं मैं निकाल रही हूँ आई क्रॉस आई, दो यूनिट वेक्टर लिए, दोनों के दोनों एक्स डायरेक्शन में, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आई का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब दोनों एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो गया। और आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू साइन 0। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। 0 आ गई। मतलब मैंने देखा कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर ले रही हूँ तो आंसर 0 आ रहा है, पर डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सेम वाले ही आंसर 1 दे रहे थे। डिफरेंस मिल गया दोनों में एक और। यस मैम। अब हम क्या आई क्रॉस जे फाइंड करते हैं, एक्स वाला और वाई वाला। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा पहले, और दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? मैम 90 डिग्री। 90 एक एक्स की डायरेक्शन में है और एक वाई वाला, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहां से आएगा 1 इंटू साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? मैम 1 1। तो इससे मेरे पास आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैंने अलग अलग चीज ली आई और जे, तो आंसर 1 आ रहा है, पर अगर सेम ले रही हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। अब देखो, मैंने कहा था आंसर वेक्टर होना चाहिए, तो अगर आप खुद सोचो एक्स और वाई के कौन सी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है? जेड वाली। अगर आप लोगे तीनों एक्सिस, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर और जेड एक्स के, तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक एक्स में एक वाई में, तो उनके परपेंडिकुलर कौन से वाला आएगा? जेड वाला। जेड ठीक है। तो अब आपको याद क्या कैसे करना है? आई जे के, ये तीन होते हैं। अगर आई और जे आप यूज कर रहे हो तो के आएगा, अगर के और जे आप यूज कर रहे हो तो आई आएगा। ऐसे आई और के यूज कर रहे हो तो जो बच गया है वो वाला आ जाएगा जे वेक्टर। इतना समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. और वो आएगा कहाँ पे? ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और आंसर 1 आया, क्योंकि तो क्रॉस प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे आंसर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर आएगा के कैप। इतना पॉइंट क्लियर है सबको?
यस मैम। अब ना के भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। किसी को कोई डाउट था बीच में? तो अब के भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो उसके लिए ना हम एक साइकिल करते हैं। जैसे x के बाद y आता है, y के बाद z आता है, z के बाद वापस x आता है। ऐसे ही i के बाद j आना चाहिए, j के बाद k आना चाहिए और k के बाद i। अगर ये साइकिल है तो आंसर पॉजिटिव होता है। पर अगर उल्टी साइकिल है कि i j k एज इट इज, पर y वाले के बाद x वाला आ रहा है, x वाले के बाद z वाला आ रहा है और z वाले के बाद y वाला आ रहा है, तो मेरे को नेगेटिव आंसर मिलता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा i क्रॉस j। तो पहले तो ये बताओ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा आंसर में? के कैप। k क्या? ठीक है। अब वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, फिर साइकिल से चेक करेंगे। जैसे इस साइकिल के हिसाब से i के बाद आना चाहिए j, तो यहाँ पे भी i के बाद क्या आ रहा है? j, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। पर अगर मैं लिख रही हूँ j क्रॉस i, तो आंसर k क्या पाएगा, पर ये साइकिल उल्टी चलने लग गई, तो आंसर माइनस आ गया। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर मैं बोल रही हूँ k क्रॉस j, तो आंसर क्या आएगा? माइनस आई कैप। माइनस ऑफ आई कैप। आई कैप इसलिए क्योंकि वही बच गया है और यहाँ पे हम साइकिल उल्टी लगाने लग रहे हैं। तो उससे मेरे पास आ गए कि अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट ले रही हूँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का आई जे के, तो ये आंसर मिलेगा। पर अगर मैं सेम डायरेक्शन वाले ले रही हूँ, जैसे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो आंसर 0 मिलेगा। फिर अगर मेरे को किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं बस उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दूंगी और डायरेक्शन निकल जाएगी। ये तो वही पुराना कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो मैं एक सेकेंड, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मेरे पास, जैसे आपको पता है मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिए, ए का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों के साथ लगा दिया आई जे की प्लस प्लस। बी वाले में लगा दिया फिर से बी एक्स, बी वाई, बी जेड एंड आई जे कैप, के कैप और बीच में प्लस है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब मेरे को फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो जो पहले आ रहा है ना साइकिल फॉर्मूले में, जिसका फाइंड करना है, वो आंसर में भी पहले ही आएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर उल्टा हो जाता है। हम सबसे पहले आई निकालेंगे, फिर जे वाला, फिर के वाला, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आता है तो आंसर में भी वेक्टर तो आना चाहिए। अब अंदर क्या लिखना है, इतना याद रखो कि जैसे आई के बाद जे आता है, ऐसे एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है और जेड के बाद फिर से एक्स आता है। ठीक है, बस ये साइकिल याद रखनी है। अब आई कौन से डायरेक्शन के लिए होता है? प्लीज इसमें साथ में आंसर कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट। आई कौन सी डायरेक्शन के लिए होता है? भूल गए? एक्स एक्सिस के लिए होता है आई कैप। तो एक्स के बाद मैंने अभी बोला वाई आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो पहला अल्फाबेट है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, उसके साथ वाई लगा देंगे। फिर y के बाद आता है z वाला, तो b के साथ अब मैं z लगा दूंगी। इतना समझ आया? यस मैम। अब यहाँ पे j कौन सी डायरेक्शन में होता है? वाई। y वाली में। तो इस केस में मैं a के साथ y के बाद आता है z, तो मैं z लगा दूंगी, और z के बाद आता है x, तो b के साथ x लगा दिया। अब ये क्लियर हो गया? अब यस k मैम। कौन सी डायरेक्शन में होता है? जेड। z वाला। तो a के साथ क्या आएगा यहाँ पे? आई। आई। i मतलब x वाला, और b के साथ वाई। y। Y. आप क्या करो, तीनों में माइनस साइन लगा लो और बस इनका उल्टा करना है।
जैसे पहले वाले में a के साथ y था, b के साथ z, आप कर दो a के साथ z, b के साथ y। ऐसे सेकंड वाले में a के साथ x, b के साथ z, थर्ड वाले में a के साथ y, b के साथ x। क्लियर हो गया है सबको? यस मैम। Yes. तो अब Yes, मान ma'am. लो कि मेरे पास कोई वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है और मेरे को डॉट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बताओ i वाला कंपोनेंट क्या आएगा? सबसे पहले ay की जगह क्या लगाऊं? मैम मैम 3 ay की जगह 3 लगेगा। सेकंड कंपोनेंट जो j वाला है वही y वाला है। bz की जगह क्या आ जाएगा? 3 3 आ जाएगा, बीच में माइनस। अब az की जगह मैम 4 और by की जगह मैम 2 Two. 2 आप बताओ j वाले कंपोनेंट में एक एक करके। मैम 4 4 फिर bx, One. 1 आगे बोलो। Two मैम into 2 three. 3। 3 अब k वाला कंपोनेंट बताओ। मैम 2 Two into two. 3 2 2 into 2 2 plus 3 3 1 1। ठीक है, अब One. मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आ गया। बस यही फॉर्मूला था इसका। ये मुश्किल वाला है, इससे एक इजी वाला भी है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा इजी लगता है। तो पीछे देख लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में इन्होंने वही सेम चीज लिखी है कि ए को हमने 3 वेक्टर ले लिए कंपोनेंट्स, बी के 3 कंपोनेंट ले लिया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सेम वाली टर्म 0 हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट वाला है वो हमें आंसर देगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, मेरे वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। अगर आप इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम फॉर्म आ जाएगी। तो वो याद करने में इजी रहता है, तो कोशिश करना वही वाला याद करो। बात समझ आई मेरी? फॉर्मूला दोनों सेम है, बस ये यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, वहां पे मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके बताया। क्लियर है सबको फॉर्मूला? Yes, ma'am. अब हम लोग दूसरे तरीके का देखते हैं, ये मैट्रिक्स वाला शॉर्टकट में। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स 12th में पूरा चैप्टर है, अभी के लिए आप शॉर्टकट से समझ लो कि इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये दो वेक्टर हैं a और b, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है a क्रॉस b। मैट्रिक्स में ऐसी तो पैरेलल लाइंस होती है और इसके अंदर हम इनपुट्स देते हैं, मतलब नंबर्स लिखते हैं सारे। इसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम। सबसे ऊपर जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा i, j और k। अब याद रखना i और k में कोई चेंज नहीं है, पर j वाले में आए ना एक्स्ट्रा माइनस लगा देना, क्योंकि हम बाद में करना भूल जाते हैं, इसलिए पहले लगवा दिया मैंने, यहाँ पे माइनस लगा देना। उसके बाद जैसे आपको फाइंड करना है a क्रॉस b, तो सबसे पहली वाली रो में a के एलिमेंट्स आएंगे और दूसरी वाली में b के एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है i के नीचे a के i वाला, जैसे यहाँ पे आ रहा है 2 तो मैं 2 लिख दूंगी। j के नीचे 3, उस ऊपर वाले माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, वो फॉर्मूले के लिए। फिर k के नीचे 4। ऐसे बताओ b वाले में क्या आएगा? मैम 3 3 4 5 3 4। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्या करें? अब हम लोग आंसर फाइंड करेंगे तो एक i कंपोनेंट आएगा, एक j कंपोनेंट आएगा और एक k कंपोनेंट आएगा। तो जब i कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं तो i वाली लाइन को आप छुपा दो, ऐसे अपनी फिंगर से हाइड कर सकते हो। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे और ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना, पहले आपको लेफ्ट वाला करना है फिर राइट वाला, उल्टा मत करना, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें।
कि पहले लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई फिर राइट वाला। तो अगर मैंने आई वाली लाइन छुपा दी तो मैं इसको और इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट केस में आ जाएगा मेरा 15 और दूसरे माइनस 60। अब लेफ्ट और राइट मैंने क्यों बोला पहले और बाद में, क्योंकि राइट वाले में यहाँ एक माइनस लग जाता है। इतना समझ आया सबको? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ तक तो प्लीज बता दो। अब देखो जब हम लोग आगे कर रहे थे तो जे में माइनस लगा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे भी एक माइनस लगेगा। अब अगर जे वाली लाइन का कर रहे हैं हम तो जे वाली लाइन को छुपा देंगे, मतलब इसको और इसको 10 minus कर सकते हैं। तो 10 माइनस 12 आ जाएगा। अब बताओ के वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर के वाला कर रहे हैं तो हम के की लाइन छुपा देंगे। 8 minus 9 8 माइनस 9 और आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया यहाँ पे, बस सॉल्व कर पाएंगे। अब कौन सा इजी लगा आपको, फर्स्ट वाला है ये वाला? मैम ये वाला मैम ये वाला। मैम ये वाला। अगर इजी है तो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, पर बस एक ही चीज याद रखना है, जे वाले में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है और पहले लेफ्ट वाला करना है फिर राइट वाला करना है। उल्टा करोगे तो आंसर 0 गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलो ललित। मैम हम माइनस जे जरूर लेना है मैम, अगर ना ले फिर भी आंसर सेम आएगा। नहीं तो आंसर सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन उल्टी हो गई है। ओके मैम। माइनस जे का मतलब माइनस वाई एक्सिस, तो अगर जो पॉजिटिव में होना था वो नेगेटिव में हो गया यहाँ पे। जैसे अगर आप यहाँ से देखो माइनस करोगे तो -2 आएगा और एक माइनस जे पहले से है। तो ये जो मेरे पास वेक्टर बना क्रॉस प्रोडक्ट में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, पर अगर आप माइनस नहीं लगाते तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था। क्लियर है ललित? ओके मैम। तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहीं पे। मान लेते हैं कि मेरे पास ए में है 0 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी है मेरे पास 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, आई जे के। क्या मैंने ऊपर वाली रो सही लिखी है? नो मैम, क्या गलती है? जे माइनस अब मेरे को इस केस में फाइंड करना है बी क्रॉस ए, तो बताओ सबसे ऊपर क्या लिखूं? एम बी के एलिमेंट बी के 0 एलिमेंट्स क्या आएंगे? बी के एलिमेंट्स 5 minus 2 and 4. 5 minus 2 4 -2 4। अब ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे? 0 12 और 3 12 और 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ आई के साथ क्या आएगी चीज, अब खुद ट्राई करो। मैम -6 -6 प्लस minus 108 ये 4 है, मैम प्लस 48 माइनस देखो minus राइट वाला साइड वाला माइनस होगा तो प्लस 48 नहीं आएगा, माइनस का 48। अब जे वाला कंपोनेंट बताओ। मैम 15 0 15 क्योंकि राइट वाला तो 0 हो गया। yes मैम के वाला कंपोनेंट मैम 15 minus 60 -16। और जेसिका बोलो क्या आ रहा है आपका? और जेसिका के वाला कंपोनेंट बताओ। मैम -60 के कैप -60 कैसे आ रहा है? लेफ्ट वाला पॉजिटिव रखना है यहाँ पे, राइट वाला माइनस करेंगे। -0 60 minus 0 मैम 60। 60 करेक्ट। तो आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -54 आई कैप -15 जे कैप प्लस 60 के कैप। क्लियर है सबको ये? यस मैम। मैम Yes, मैम
ही करेंगे तब डिफरेंट आंसर आएगा। क्या बोल रहे हो जेसिका? मैम जैसे हमने बी क्रॉस ए किया, अगर हम ए क्रॉस बी करते तो ए क्रॉस बी करेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर आ जाता है। हमें जहाँ पे पॉजिटिव है वहां नेगेटिव लगा देंगे बस। 54 आई कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 60 के कैप। ठीक है। ठीक है, और ये आएगा कैसे? देखो, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव के, पर अगर जे क्रॉस आई करते हैं तो क्या मिलता है? नेगेटिव। नेगेटिव। Right. ठीक है, वो इसी पॉइंट से आया कि अगर मैंने उल्टा कर दिया तो नेगेटिव साइन लगता है और सीधा कर रही हूँ तो पॉजिटिव साइन लगता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में फाइंड करना है ए क्रॉस बी, वो डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में हमें ए क्रॉस बी नहीं 2a क्रॉस 5b कर रहे हैं, तो पहले 2a की वैल्यू बताओ। 2 से इंटू कर देंगे ए आई कैप Now 2i minus 10 कैप ठीक है। प्लस 2k कैप। हमने क्या किया, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी 5b वेक्टर बताओ। मैम 15i Then cap plus 15 I cap plus जे कैप प्लस 30 J cap. plus 30 के। Right. अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो दोनों का। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes ma'am. अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मतलब जिस प्लेन में ए और बी है, जैसे ग्रे वाली शीट, उसके हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा ए क्रॉस बी। इतना समझ आया? Yes, ma'am. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जरूरी नहीं है ए और बी परपेंडिकुलर हो, ए और बी में कुछ भी एंगल हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव होता है, पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डज नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी प्रूफ किया हमने, आई क्रॉस जे प्लस के आया, पर जे क्रॉस आई आया था माइनस ऑफ के। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes ma'am. अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड देखूं तो वो इक्वल होता है। जैसे के कैप का मैग्नीट्यूड देखो या माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड देखो, वो आएगा 1। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो इक्वल है, पर डायरेक्शन भी है तो वो उल्टी हो जाती है। दूसरी चीज, द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली व्हेन द ऑर्डर इज मेंटेन्ड। ऑर्डर मेंटेन का मतलब है, अगर मैं फाइंड कर रही हूँ a इंटू बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट से, और मैंने कर दिया a इंटू बी प्लस सी इंटू ए, आप बोलोगे कर तो रहे हैं दोनों को a से ही मल्टीप्लाई, क्या ही फर्क है? पर यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। ओरिजिनल वाली इक्वेशन में a का c से क्रॉस प्रोडक्ट था, अब मैंने c का a से कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी। पर अगर मैं एज इट इज लिख रही हूँ a इंटू सी, तो ये सही हो जाएगी। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am. थर्ड पॉइंट आपको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 1 हो जाता है। उससे नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही थीटा 0 हुआ मतलब पैरेलल वेक्टर आ गए, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। प्लस साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। 180 का मतलब है एंटी पैरेलल, तो चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके। अब हमारे पास दो एप्लीकेशन होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। सबसे पहला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड के वेक्टर दे रखे कि ये ए है और ये बी है, और मेरे को इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, मैं इन दो वेक्टर का बस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दूंगी ना, तो उससे एरिया आ जाएगा। पर याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप फाइंड कर रहे हो तो कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे कहीं आपको एरिया दिख रहा है? ये तो वेक्टर है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। ये आपका वेक्टर आया है और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम और अगर आप इस शेप से भी देखो तो अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ताकि मेरे को हाइट मिल जाए एच पर पैरेललोग्राम की। अब अगर मैं ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, इस ट्राइंगल से पी एस एन से साइन थीटा की वैल्यू निकालू तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर जो हाइट है अपॉन बी वेक्टर। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास बच जाएगा बस बेस इंटू हाइट। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो आप समझ रहे हो, तो उससे हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है। एक पैरेललोग्राम में दो इक्वल ट्राइंगल होते हैं तो ये पूरे का एरिया हो गया, और अगर इसी मैग्नीट्यूड का मैंने हाफ कर दिया तो मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ रहा है 50 तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 25। 20. ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है दोनों तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे जिसमें फर्स्ट वाले में बोला है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, इसमें दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। तो दो वेक्टर है, आपको उसने आप सोचोगे दो ही है, पैरेललोग्राम क्या है कहाँ पे है, तो पैरेललोग्राम आप बना सकते हो उनको रिपीट करके, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो और उसके मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. ऐसे ही यस सेकंड मैम आपको फिर से एडजेसेंट साइड मतलब साथ वाली साइड के वेक्टर दे रखे हैं, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब Yes, ma'am. क्वेश्चंस ट्राई करके लाना क्योंकि अब क्लास नेक्स्ट वीक होगी, और इनकेस अगर नहीं होता है तो मैं क्लास में करवा दूंगी। ओके, वरना आप मेरे को ना मैसेज भी ड्रॉप कर देना क्योंकि एक वीक में बहुत टॉपिक आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा 4-5 डेज में जब क्लास होगी कि आप क्या करवाया था, तो कोशिश करना है कि आप कल ही ट्राई करो। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम Ma'am. Yes, ma'am. गुड नाइट देन एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Good Year. night, ma'am. Same to you, Happy ma'am. Happy New Year, ma'am. मैम Same to you, ma'am. थैंक यू।